हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज संडे है तो संडे को हम डेली करंट अफेयर्स नहीं वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और पहले हम जान लेते हैं कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है और आपके लिए टास्क क्या है। तो हमारा टॉपिक क्या है? वीकली करंट अफेयर्स। 1 से लेकर 8 जून तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनको हम देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। इस पूरे हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे, फिर टॉप 10 नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है। पूरे हफ्ते में जो एकदम तड़क भड़क न्यूज थी, एकदम टॉप बर्निंग इश्यूज थे, हॉट टॉपिक्स थे, तो ऐसे टॉप नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे जहां से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की। नेक्स्ट है पर्सन इन न्यूज देखेंगे। जो भी पर्सन ऑबिचुरीज है, कोई बुक लॉन्च कर दी, कोई अवार्ड मिल गया या अपॉइंटमेंट हो गई, वो हम देख लेंगे। एंड 35 MCQ का एक क्विज होगा एंड देन क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप अपने स्कोर के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, एंड अगेन PDF कहाँ से मिलेगी? तो हमेशा की तरह मेरे टेलीग्राम से मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम को सर्च कर सकते हैं आप पूजा जैन CA 247 पे। ठीक है, तो आपको यहाँ से PDF मिल जाएगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड किया था, आई होप आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो बिल्कुल ये वीकली खत्म करके उसको देखो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मई मंथ और अप्रैल मंथ। तो अप्रैल और मई मंथ 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स हुए थे, ठीक है, किसी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, कहीं साइक्लोन आ गया, कहीं वोल्केनो एरप्शन हो गया, किसी ने कोई संधि साइन कर ली, कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर ली, तो इस तरीके की सभी बातें यहाँ पे कवर की गई हैं। आप इसे देख लीजिए, ये बहुत यूजफुल रहेगा आप लोगों को अपकमिंग एग्जाम में। सो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से स्टार्ट करने से पहले लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं हम। ठीक है, चलिए 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया और ये 13th नंबर का एडिशन था। इस इवेंट को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करता है सिंस 2001 से। अब यहाँ पे हमें पता है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, इनका नाम भी याद रखना है। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट 2024 को भी सेलिब्रेट किया। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मम्मी या पेरेंट्स बार बार मिल्क पीने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी हमने 1 जून को सेलिब्रेट किया जिसकी थीम थी द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग। नेक्स्ट है 2 जून। 2 जून को 2014 में क्या हुआ था? तो यहाँ पर एक नया स्टेट हमारे देश में बना था विच इज तेलंगाना। तो तेलंगाना फॉर्मेशन डे हमने सेलिब्रेट किया 2 जून को और ये इसकी 10th एनिवर्सरी थी। ठीक है, इस मौके पे क्या कहा गया कि तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, अब वो केवल तेलंगाना की ही कैपिटल रहेगी, आंध्र प्रदेश की कैपिटल नहीं रहेगी। इसके अलावा इन्होंने अपने स्टेट का एक एंथम भी लॉन्च किया है जिसका नाम है जया जया हे तेलंगाना। और इस सॉन्ग को लिखा किसने है? तो रिटन बाय एंडे श्री और म्यूजिक वॉज कंपोज्ड बाय एकेडमिक अवार्ड विनर कीरवानी। डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। हम बात करेंगे 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस हमने सेलिब्रेट किया 5 जून को। पहली बार 1973 में इस दिन को मनाया गया था। होस्ट किसने किया? तो ऑर्गेनाइज तो करता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसका होस्ट कंट्री कौन था? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट किया था। थीम क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है 7 जून। अब पेड़ लगाओगे तो पेड़ से खाना भी तो मिलेगा, तो आपकी फूड सेफ्टी भी हो जाएगी। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हमने 7 जून को सेलिब्रेट किया जिसकी थीम थी फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। एंड लास्ट 8 जून वर्ल्ड ओशियन डे हमने मनाया जिसकी थीम थी अवेकन न्यू डेप्थ। अब ये जो तीनों दिन है ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों दिन से एग्जाम में क्वेश्चन बना भी हुआ है और पहले भी बना है और आने वाले समय में भी बन सकता है, तो इनको आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। जैसा कि मैंने कहा था कि टॉप 10 हम नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स देखेंगे जो न्यूज में है। सबसे पहली बात है 7th पे कमीशन। तो आप इसके बारे में जहां से जितनी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो पढ़ लो। ठीक है, कि 7th पे कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ, इनकी रिकमेंडेशन किसने दी, 7th पे कमीशन के हेड कौन थे, इनकी रिकमेंडेशन कब तक लागू है हमारे देश में, ये सारी बातें।
ठीक, क्योंकि हमेशा ये न्यूज में रहता है। सिमिलर 15th फाइनेंस कमीशन पढ़ लीजिए एंड 16th फाइनेंस कमीशन भी पढ़ लीजिए। ये आपका टास्क है, छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। यहां से क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो रिसेंटली न्यूज में क्या है, गवर्नमेंट रेजेस रिटायरमेंट एंड डेथ ग्रेच्युटी लिमिट टू द 25 लाख रुपीज। तो यहाँ पे 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन को माना गया है और इसको मानने के बाद जो रिटायरमेंट और डेथ पर ग्रेच्युटी दी जाती है उसको 25% बढ़ा दिया गया है। तो 25% बढ़ा दिया गया है। पहले ये 20 लाख रुपीज था, इसको इंक्रीज करके 25 लाख रुपीज कर दिया है। कुछ समय पहले 7th पे कमीशन की एक और रिकमेंडेशन को माना था और 4% डीए को इंक्रीज किया था। तो डीए 46% से इंक्रीज करके 50% कर दिया। तो आज आपका जो डीए है वो 50% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नोटिफाई किसने किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन्स ने इसको नोटिफाई करने का काम किया है। अभी पे कमीशन क्या है या पे कमीशन का फॉर्मेशन कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे कमीशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो पहला पे कमीशन फॉर्म किया गया था वो 1946 में किया गया था और हर 10 साल में पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाता है। अभी हमारे देश में 7th पे कमीशन चल रहा है जिसको 28 Feb 2014 में बनाया गया था और इफेक्ट में कब आया, 2016 से ये इफेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसको चेयर कौन कर रहा है, जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। 7th पे कमीशन के हेड या इसको चेयर कौन कर रहे थे, तो आंसर है जस्टिस अशोक कुमार माथुर। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। डन, तो 2026 तक इनकी बातें मानी जाएंगी। नेक्स्ट है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट टू मैनेज दर इस सलाम पोर्ट ऑफ द तंजानिया फॉर 30 years। तो आपको पहले तंजानिया जाना पड़ेगा। तंजानिया मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये है तंजानिया, जो कि लेक विक्टोरिया, लेक टंगानिका और लेक नैसा के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर ये इंडियन ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इंडियन ओशियन में आपको यहाँ पे दर ए सलाम देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो टर्मिनल है, इसका जो कंटेनर टर्मिनल है, इसको 30 सालों के लिए लीज पे लिया है अडानी ग्रुप ने। तो अडानी ग्रुप इसको 30 सालों तक ऑपरेट करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ समय पहले कुछ और एग्रीमेंट्स भी हुए थे, जैसे कि म्यांमार में जो सितवे पोर्ट है उसको भी इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी। वैसे ही हमारा जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट का टर्मिनल है जिसका नाम है शहीद बेहस्ती टर्मिनल, इसके लिए भी हमने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया और इंडियन गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करेगी। कौन ऑपरेट करेगा, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। ठीक है, डन इतनी चीजें। इसके अलावा अडानी ग्रुप हाइफा पोर्ट जो कि इजराइल में सिचुएटेड है और कोलंबो पोर्ट श्रीलंका, इनमें भी ऑपरेशन करता है। डन, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आसाम टू सेट अप न्यू IIM। अब हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ IIM कितने हो जाएंगे, तो 22 हो जाएंगे। प्रेजेंटली हमारे देश में 21 IIM है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में केवल एक ही IIM है विच इज IIM शिलोंग। ठीक है, अब नया IIM बनेगा, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, असम गवर्नमेंट ने हमको इंफॉर्मेशन दी है। किस नंबर का होगा, 22 नंबर का होगा, जिसका नाम है IIM कामरूप आसाम में, जिसको IIM गुवाहाटी भी बोला जा रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो IIM अहमदाबाद है वो यहाँ पे मेंटोर अपॉइंट किया गया है, मतलब रोड मैप तैयार करेगा किस तरीके से इस नए IIM को बनाना है। उसके लिए मेंटोर किसे बनाया गया है, IIM अहमदाबाद को मेंटोर बनाया गया है। नेक्स्ट है अगेन एक और इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, एक अलग प्रोजेक्ट है जिसका नाम है विमरेन। क्या नाम है, विमरेन इनिशिएटिव फॉर द PhD स्टूडेंट। तो टारगेट क्या है इसका, PhD स्टूडेंट्स है। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली विमरेन को लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है विमस्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क। विमस्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क इसका पूरा नाम है। सो जब इतना पूछ लिया गया तो विमस्टेक से भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल हाँ बन सकते हैं। तो विमस्टेक मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसमें आपको ये 7 कंट्रीज देखने को मिल जाती है। कौन कौन सी, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। डन इतनी चीजें। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने
बिमरैन करके एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो बेसिकली जो पीएचडी स्कॉलर्स है, मतलब जो पीएचडी स्टूडेंट है विम्सटेक के, अगर वो रिसर्च वर्क करना चाहते इन द फील्ड ऑफ मरीन साइंस, तो यहाँ पर एक सपोर्ट या स्कॉलरशिप सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कितना? 1 मिलियन रुपीज का फॉर 6 to 12 मंथ, और इंडियन लैब में आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ट्विनिंग रिसर्च प्रोजेक्ट है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज मिलकर इसको अगर रन कर रही हैं, तो उसके लिए 5 मिलियन रुपीज यहां पर दिया जाएगा फॉर 24 मंथ। ठीक है, मरीन रिसर्च करने के लिए, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए है। डन। विम्सटेक का सेक्रेटरीट कहाँ है? तो ढाका, बांग्लादेश में मिल जाएगा। अब रिसेंटली एक और फेस्टिवल हमारी कंट्री में कंक्लूड हुआ है, विच इज इलेक्शन। ठीक है, और इस बार तो नोटा में भी काफी सारे वोट्स गए हैं, और सबसे ज्यादा वोट, 2 लाख से ज्यादा वोट आपको नोटा में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है इंदौर। ओके, चलिए, पहले इलेक्शंस कब हुए थे? 1951-52 में हमारे देश में पहले असेंबली इलेक्शंस हुए थे, और अभी ये 18 नंबर के लोकसभा इलेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, टोटल कितनी सीट्स पे हुए थे? तो 543 सीट्स पे लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, 18 नंबर के इलेक्शन थे, और 7 फेजेस में कंक्लूड हुए हैं। कितने फेजेस में चले हैं ये? 7 अलग अलग फेजेस में चले हैं। अब एनडीए, तो एनडीए को टोटल सीट्स मिली है 292, और इंडिया अलायंस को टोटल सीट्स मिली है 234। मतलब एनडीए का जो लीडर होगा वो अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। तो 9 जून को आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओथ या शपथ ग्रहण करने वाले हैं, और इन्होंने ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे चुका है। ठीक है, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट इलेक्शंस रहे हैं हमारी कंट्री के सिंस 1951-52। ओके, इतनी चीजें क्लियर है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या थी? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र था। अब 18th लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ हमारे स्टेट में 4 राज्यों में भी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं। कहां कहां? तो पहला है आपका आंध्र प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड ओडिशा। ओके, तो आंध्र प्रदेश की सीट्स आपको याद कर रखना है कि टोटल असेंबली सीट्स है 175, 175 सीट पे इलेक्शंस हुए थे, और मैक्सिमम सीट किसने जीती है? टीडीएम, मतलब तेलुगु देशम पार्टी ने जीती है 135 सीट्स। नेक्स्ट आता है उड़ीसा स्टेट, एंड उड़ीसा स्टेट में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 147 सीट्स है, जिनमें से 78 सीट्स बीजेपी ने जीती हैं, और सेकेंड नंबर पे आया है बीजेडी, बीजू जनता दल, जिसके सीएम थे आपके नवीन पटनायक जी, और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। उड़ीसा के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे अगले इलेक्शन है अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में। तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल असेंबली सीट्स कितनी है? 60 है, 60 है, और यहाँ पे लीडिंग पार्टी कौन सी है? बीजेपी विथ 46 सीट्स। एंड अगेन सिक्किम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 32, और यहाँ पर मेजोरिटी सीट्स एसकेएम, जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है, उनको 31 सीट्स मिली हैं। तो आपको ये चारों असेंबलीज के जो भी सीट्स है वो पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। डन। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 अनाउंस की गई, और ये आपका 21st नंबर का एडिशन था। ठीक है, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड 1500 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की गई है, और इंडिया की 46 यूनिवर्सिटी यहाँ पर फीचर की गई है जिनकी रैंकिंग की है। तो इंडिया की रैंकिंग 7th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है एमआईटी, और पहली बार नहीं 13 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 13 साल लगातार एमआईटी टॉप पर है। और इंडिया में टॉप पर कौन है? तो इंडिया में टॉप पर है आईआईटी बॉम्बे, जबकि आईआईटी बॉम्बे की अगर हम ग्लोबल रैंकिंग देखेंगे तो ग्लोबल रैंकिंग 118 है, लेकिन इंडिया में ये टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कहाँ की फीचर की गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका यूएसए की टोटल 197 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की गई है, जबकि इंडिया की 46 है। अब इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, इसलिए इन्हें राइजिंग स्टार अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे टॉप 3 यूनिवर्सिटीज याद रखेंगे। पहले नंबर पे एमआईटी है जो यूएसए में है, फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन, एंड देन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया के रिस्पेक्ट पे बात करेंगे तो टॉप 100 में कोई भी नहीं है। टॉप 150 में 2 यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटी बॉम्बे, ग्लोबल रैंकिंग 118 है, आईआईटी दिल्ली 150 नंबर पे है, 3rd नंबर पे आईआईएससी बेंगलुरु है। ठीक है, डन।
चलिए, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन कौन सा है? तो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन आपको तासीगंज देखने को मिलेगा, जो कि स्पीति वैली में आपको मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। इसकी हाइट 15,256 हाइट पर है, फीट पर है, और यहाँ पर आपको टोटल जो वोटर्स है वो 62 वोटर्स है। और पहली बार यहाँ पर जो पोलिंग बूथ बनाया गया था, पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, वो 2019 के इलेक्शंस में बनाया गया था। डन। नेक्स्ट है, इसरो ने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका नाम है प्रभा। तो प्रभा का आपको फुल फॉर्म एग्जाम में बन सकता है और पूछा जा सकता है कि प्रभा क्या है। तो आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि एरोडायनेमिक्स पे काम करता है और इसको इसरो ने तैयार किया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इसको डिजाइन करने का काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रभा का फुल फॉर्म क्या है? तो पैरेलल RANS सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये एरोडायनेमिक्स और एरोथर्मल एनालिसिस करेगा हमारे एरोस्पेस के व्हीकल्स का, मतलब जैसे कि GSLV है, PSLV है। और पहला इसका जो कॉन्टेक्ट है या पहला जो इसको काम करना है वो कौन सा है? हमारा जो अपकमिंग गगनयान मिशन है उसके लिए इसे काम करना है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट है, हम बात कर रहे हैं रामसर साइट। तो रिसेंटली 2 नई रामसर साइट इंडिया को मिली हैं और दोनों की दोनों बिहार में हैं। और रामसर साइट का नाम क्या है? तो नक्ती एंड नागी। नक्ती एंड नागी आपको वर्ल्ड सेंचुरी देखने को मिलेगी और इन दोनों को वर्ल्ड सेंचुरी 1984 में डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और आपको इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ साइट्स बिहार में कितनी हो गई हैं? 3 हो गई हैं। इसके पहले कन्वर लेक जो कि बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, 2020 में उसे रामसर साइट बनाया गया था। और अभी नागी एंड नक्ती जो कि बिहार में आपको जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में देखने को मिलेंगे, इनको 82 और 81 नंबर की रामसर साइट बनाई गई है। तो भारत में टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी हो गई है? 82, विच इज इक्वल टू द चाइना। तो चाइना के बराबर हमारी साइट्स हो गई हैं। अगर इंडियन की बात करते हैं, इंडियन स्टेट, तो तमिलनाडु टॉप पर है जिसके पास 16 रामसर साइट है और सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है जिसके पास आपको 10 रामसर साइट देखने को मिल जाएंगी। डन। सबसे ज्यादा रामसर साइट यूके में है। यूके के पास टोटल 175 रामसर साइट है और वेटलैंड डे हम 2 Feb को सेलिब्रेट करते हैं। डन, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात हो रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। और यहाँ पर 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2027, मतलब इन 2 सालों के लिए, इन 2 इयर्स के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है। और वो नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। कैसे याद रख सकते हैं? DSP PG में रह रहे हैं, तो डेनमार्क, सोमालिया, पनामा, पाकिस्तान एंड ग्रीस। डन। ओके, SC में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। 10 आपके टेम्पररी मेंबर या नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। जो आपके परमानेंट मेंबर है वो USA, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना आपको मिल जाएंगे। डन। तो ये टॉप 10 इवेंट्स थे, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। और पहली सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है रुचिका कंबोज, जो इंडिया की पहली वीमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही हैं यूनाइटेड नेशन में। मतलब इंडिया को इन्होंने यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट किया है और इन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया, मतलब इनका रिटायरमेंट हो गया है। तो सीनियर डिप्लोमेट रुचिका कंबोज हु मेड हिस्ट्री आफ्टर बिकमिंग द फर्स्ट वीमेन टू बिकम द इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन। इसके अलावा ये हाई कमिश्नर टू द साउथ अफ्रीका और एम्बेसडर टू भूटान भी रही हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आइसलैंड के बारे में। यहाँ नॉर्वेजियन सी में आपको आइसलैंड देखने को मिलेगा और आइसलैंड की 2nd वीमेन एंड ओवरऑल 7th नंबर की प्रेसिडेंट एक बिजनेस वीमेन बन गई है जिनका नाम है हाला थॉमसदोत्तिर। ठीक है, हाला थॉमसदोत्तिर आपको नाम देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं मैक्सिको, जिसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी है। और मैक्सिको की पहली वीमेन प्रेसिडेंट कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा क्लॉडिया शेनबॉम यहाँ पर मैक्सिको की पहली फीमेल इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, सो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक और अवार्ड के बारे में बात करते हैं। हमने 29 मई को UN पीस कीपिंग डे सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पर एवरी ईयर जो पीस कीपर्स होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है डैग हैमरशॉल्ड मेडल। और ये मेडल किसे दिया गया है? नायक धनंजय कुमार सिंह को दिया है। इन्हें साउथ सुडान में UN पीस कीपिंग मिशन में डिप्लॉय किया गया था और इनकी डेथ हो गई थी।
ठीक है, तो नायक धनंजय कुमार सिंह जी को ये मेडल दिया गया है। इस मेडल की शुरुआत 1997 में हुई थी। यूएन पीस कीपिंग जो हमारा डे है उसकी थीम क्या थी? फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। डन। 29 मई को हमने सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। ये अवार्ड WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है। ठीक है, और सिंस 2019 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो इस साल का अवार्ड किसे मिला है? तो एक इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इसको ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसका मेन कैंपस आपको बेंगलुरु में दिख जाएगा। डन। नेक्स्ट नाम है राकेश मोहन जोशी और इन्हें वाइस चांसलर बनाया गया है IIFT का, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का वाइस चांसलर बनाया गया है। इसके पहले ये इसी यूनिवर्सिटी में डीन थे। ठीक है, यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन 2 मई 1963 में किया गया था। अगला नाम आता है बैडमिंटन स्टार PV सिंधु का, और PV सिंधु जी को यहाँ पर नो टबैको डे या टबैको कंट्रोल के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। वर्ल्ड नो टबैको डे हमने 31 मई को सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट है IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली संदीप बत्रा को ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया है। डन। नेक्स्ट अगला नाम आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ बोआ। बोआ का मतलब है यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, 1924 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसकी नई डायरेक्टर जनरल 5 सालों के लिए 5 ईयर के लिए मतलब 2024 से 2029 तक 2024 से 2029 तक के लिए कौन बन गई है? एम्यूनल सोबरेन बन चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर देखेंगे हिंदी साहित्य भारती अवार्ड। तो हिंदी साहित्य भारती अवार्ड रिसेंटली किसे दिया गया है? कृष्णा पारेख को दिया गया है। और कृष्णा पारेख मुंबई पुलिस स्पेशल काउंटर टेररिज्म टीम का एक पार्ट रहे हैं। कृष्णा पारेख के नाम 3 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा राम भगवान को लेटर पोस्ट करने का काम भी किया है। अगला नाम देखेंगे हम सिद्धलिंगा पट्टना सेट्टी, और इन्होंने गुलिप्पा हल्लीकेरी अवार्ड जीता है। गुलिप्पा हल्लाकेरी एक फ्रीडम फाइटर है, उनके नाम से इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी और 19th एडिशन था अवार्ड का जो कि सिद्धलिंगा जी को मिला है। ठीक है, जिसमें 25,000 रुपीज प्राइज मनी दी जाती है। नेक्स्ट है दुती चंद। तो दुती चंद हमें पता है कि इंडिया की फास्टेस्ट वीमेन एथलीट है, लेकिन नाडा ने इनको 4 सालों के लिए बैन कर दिया है बिकॉज ये डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई थी। इन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे गुंडा जॉइस के बारे में। तो गुंडा जॉइस एक बहुत बड़े कह सकते हैं रिसर्चर या आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं जिनकी डेथ हो गई है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, और इनका रिलेशन केलडी डायनेस्टी से रहा है। इन्होंने केलडी डायनेस्टी के कई सारे आर्टिफैक्ट्स को, इसके अलावा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको कलेक्ट करने का काम किया था। ठीक है, ये केलडी डायनेस्टी आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका समय 1499 से 1763 के बीच में है। जब तालीकोटा का बैटल हुआ था तो विजयनगर एम्पायर जब डिमोलिश हो गया था उसके बाद इस डायनेस्टी का उदय हुआ था। और कब तक इन्होंने रूल किया है? हैदर अली तक। हैदर अली के बाद इस एरिया को मैसूर का पार्ट बना लिया गया था। ठीक, अगला नाम आता है सरबजोत सिंह, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जर्मनी में। ये टूर्नामेंट हो रहा था 10 मीटर पिस्टल राइफल इवेंट में। ठीक है, 8 जून तक मतलब आज तक ये टूर्नामेंट रन होना है। ओके, अगली बात करते हैं दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो दिलीप बोस का रिलेशन टेनिस से रहा है और उनके नाम पे ही 2002 में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई जिसमें 50,000 रुपए प्राइज मनी होती है। और ये अवार्ड नर सिंह को मिला है जो कि एक टेनिस प्लेयर है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने अवार्ड दिया है। एंड यहाँ पे रोहिणी लोखंडे वॉज द फर्स्ट वीमेन टेनिस कोच टू क्वालिफाई फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। अब बात करते हैं MCQ के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है हाउ मच सोवरियन लोन हैज बीन सैंक्शन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इंडिया इन 2023। तो 2023 में कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया? तो $2.6 बिलियन का लोन है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है।
एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे, 2 मिनट रुकिए। हाँ, मैं ये कह रही थी बहुत सारे बैंकिंग स्टूडेंट हैं और ऐसा नहीं है कि एसएससी में, रेलवे में या डिफेंस एग्जाम में, यूपीएससी में, स्टेट एग्जाम में बैंकिंग न्यूज़ नहीं आती, सभी में बैंकिंग न्यूज़ आती है। तो यहाँ पर हम वीकली ना एक सेशन डिस्कस करेंगे बैंकिंग करंट अफेयर्स का एवरी वीक। तो यहाँ पे 1 से लेकर 8 जून, मतलब ये जो पहला वीक है, इसकी सभी बैंकिंग न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज आपको इसका वीडियो मिल जाएगा 8 PM पर। ओके, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। डन इतनी चीजें? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी एंड डेथ हैज बीन रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम 20 लाख रुपीज टू ब्लैंक रुपीज। तो कितना रुपए बढ़ा दिया है? 25 लाख रुपए कर दिया है, 25% इंक्रीज किया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज लॉन्च इट फर्स्ट स्पेस एजेंसी। वो देश कौन सा है जिसने अपनी पहली स्पेस एजेंसी को लॉन्च किया है? नाम है साउथ कोरिया, ऑप्शन डी। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इनके अपने कुछ टारगेट्स भी हैं, आप चाहो तो याद रख सकते हो कि 2032 अपना मून मिशन लॉन्च करेंगे और 2045 में मार्स लैंडिंग कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ न्यू थेमेटिक इंडेक्स कॉल्ड द निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। तो यहां पर पहला ईवी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब NSE ने लॉन्च किया है। Which organization did the Boxing Federation of India recently agree to become a member of it? तो Boxing Federation of India recently इन्होंने डिसाइड किया है कि ये वर्ल्ड बॉक्सिंग का मेंबर बन जाएंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2024 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन will operate and manage container terminal 2 at the Dar es Salaam port of which country? तो किस कंट्री का पोर्ट है? आंसर हो जाएगा तंजानिया का, और ये 30 साल का एग्रीमेंट हुआ है। अकॉर्डिंग टू द NSO, और NSO ने अपनी रिपोर्ट को 31 मई 2024 को रिलीज किया था। इनके अकॉर्डिंगली इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ 2023-24 में कितनी थी? आंसर है 8.2% थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल इस जेवलिन थ्रो के बारे में पूछा जा रहा है, भाला फेंक से संबंधित है, DP मनु, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे चाइना का एक मिशन था जिसका नाम है चैंग-ई-6 मिशन, उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। इट एम टू लैंड ऑन द मून, कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द लूनर सरफेस एंड रिटर्न देम टू द अर्थ। ठीक है, चंद्रमा पे जाएंगे, सैंपल को कलेक्ट करेंगे और अर्थ स्टेशन पे सैंपल को भेजेंगे। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिट्राइव सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून, जो साइड चंद्रमा की हमें दिखाई नहीं देती उस साइड से ये सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। रिसेंटली वो कौन सा मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसको 2024 का नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर द हेल्थ प्रमोशन दिया गया है बाय द WHO? सो आंसर हो जाएगा निम्हांस, NIMHANS, बेंगलुरु। Recently, the Armed Force Medical Service signed an MOU with which IIT to collaborate on research and training. तो यहाँ पर आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस ने कौन से IIT के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और ये लोग रिसर्च वर्क करेंगे, नए हेल्थ केयर डिवाइसेस बनाएंगे अपने सोल्जर्स के लिए जो अलग अलग डिफिकल्ट टेरेन में काम करते हैं। आंसर है हैदराबाद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विमरेन इनिशिएटिव फॉर PhD स्टूडेंट रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हु वॉज इंडियाज फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू US? Who was India's first female permanent representative to the United Nations who has retired? तो आंसर कौन हो जाएगा? रुचिका कंबोज, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है नया IIM बनाने का और ये 22वें नंबर का IIM होगा। कहां पर? आसाम में। Which country will host the next annual general meeting of the International Air Transport Association? तो इंडिया इसे होस्ट करने वाला है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 2025 जून में इसको होस्ट किया जाएगा नई दिल्ली में। Indian Space Research Organization has collaborated with which company to manufacture a 3D printed rocket engine? 3D printed rocket engine बनाने के लिए इसरो ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है? आंसर है विप्रो, इसरो, विप्रो, ठीक, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोटल यहाँ पर 7 मेडल्स जीते हैं। ठीक, नेक्स्ट है,
Which state of India has introduced artificial intelligence learning in information and communication technology textbook for the class 7 student? तो कक्षा 7 की जो बच्चे हैं उनकी टेक्स्ट बुक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक नया चैप्टर जोड़ा है। किसने? केरला गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, इंडिया को हाईएस्ट एफडीआई किस कंट्री से रिसीव हुआ है 2023-24 में? सो आंसर इज सिंगापुर। रिसेंटली क्लाउडिया शेनवॉम फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट किस कंट्री की अपॉइंट हुई हैं, इलेक्ट हुई हैं? आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द गति शक्ति विश्वविद्यालय फॉर कैरिंग आउट जॉइंट रिसर्च रिलेटेड टू द 5G एंड 6G कम्युनिकेशन इन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर? तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में रिसर्च वर्क करने के लिए नोकिया के साथ कोलैबोरेशन हुआ है गति शक्ति विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने रिसेंटली किस कंट्री के रिजर्व बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है यूपीआई जैसा इंस्टेंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए? और ये पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री या पहली साउथ अमेरिकन कंट्री बन गई है। आंसर है पेरू। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक के साथ किसने एग्रीमेंट साइन किया है टू टेकल एयर पॉल्यूशन? तो यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपीस का फंड रेज किया है वर्ल्ड बैंक से। किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, इन विच सीट इन लोकसभा इलेक्शन 2024 मोर देन 2 लाख वोट्स वर कास्ट ऑन नोटा? सो आंसर इज इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू हिट 600 सिक्सेस इन इंटरनेशनल मैच? तो 600 से ज्यादा यहाँ पे 6 लगाने वाले कौन है? रोहित शर्मा, और ये वर्ल्ड के पहले हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। पहला है IIT बॉम्बे टॉप पोजीशन पे है, और फिर IIT दिल्ली सेकेंड नंबर पे है इंडिया में, और MIT टॉप पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों के दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री इमर्ज एज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन? तो सबसे ऊपर तो USA है, और थर्ड नंबर पे नीदरलैंड है, सेकेंड नंबर पे UAE आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपकमिंग T20 मेंस वर्ल्ड कप के लिए प्राइज मनी अनाउंस की है। वो प्राइज मनी कितनी है? तो $11.25 मिलियन टोटल प्राइज मनी है, और जो विनिंग टीम होगी उसको $2.45 मिलियन दिए जाएंगे। डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर इन विच कंट्री आर्मी फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी? सो आंसर इज पाकिस्तान। केदार जाधव रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो आंसर हो जाएगा ये आपको कबड्डी से कि क्रिकेट से? हाँ जी जाधव जी क्रिकेट से एसोसिएटेड मिलेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रभा सॉफ्टवेयर। तो प्रभा सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है। पहला है, इसे अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। द प्रोग्राम हैज बीन यूटिलाइज्ड इन द गगनयान प्रोजेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, इसरो ने लॉन्च किया है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली 2। What are the 4 age group for the categorization of books on the राष्ट्रीय ई पुस्तकालय as per the nation education policy? तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं, 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 and 14 to 18 years। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रिगार्डिंगली आपको 2 स्टेटमेंट दिख रहे हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज करेक्ट। सऊदी अरेबिया होस्ट था आपका एनवायरनमेंट डे का। पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1973 को मनाया गया, जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। विच कंट्री हैज रिसेंटली बैन्ड द एंट्री ऑफ इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स? तो आंसर इज मालदीव। नेक्स्ट है, विथ whom has the defense ministry signed hand to set up dedicated Telemanas cell for the armed force? Telemanas cell बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक इनिशिएटिव है जो कि मेंटल हेल्थ के डायरेक्शन में काम करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने आप लोगों को यहाँ पर वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान के बारे में बताया था, जिसे पायलट बेसिस पे 11 स्टेट में लॉन्च किया गया था इन 2023। इनमें से आपको बताना है कि वो कौन से स्टेट है जिसमें हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ठीक है, सही आंसर आप मुझे कमेंट पे अपने स्कोर के साथ बता सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते प्लीज लिंक को शेयर करके जाएंगे। टेक केयर।